विक्रम वेदा की सक्सेस के बाद आर माधवन द सक्सेसफुल पैन इंडिया स्टार तैयार अपनी नई मूवी के साथ रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। इस मूवी की स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखी है और डायरेक्ट भी उन्होंने किया है। 75th कैंस फेस्टिवल में इस मूवी का प्रीमियर किया गया, जिसमें कि करीब 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिली। दिस मूवी इज़ ए बायोपिक ऑफ इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायण, जो कि फॉर्मर साइंटिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर थे इसरो में। रॉकेटियर द नंबी इफेक्ट एक ऐसे रियल लाइफ हीरो की कहानी है जो कि अपने देश प्रेम के लिए नासा के जॉब ऑफर को भी ठुकरा देता है और अपने देश में काम करता है। उसके बदले में उनको उसी देश के लिए जासूसी करने के आरोप में फंसाया जाता है। मिस्टर नंबी नारायण कौन थे, उनके साथ क्या हुआ, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। मिस्टर नंबी नारायण का जन्म 12 दिसंबर 1941 में ट्रेवनकोर की एक ब्राह्मण फैमिली के घर में हुआ और वहाँ पे उनकी स्कूलिंग भी हुई। डीवीडी स्कूल से हायर सेकेंडरी तक उन्होंने डीवीडी स्कूल से पढ़ाई करी। उसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उसके बाद 1966 में उन्होंने इसरो ज्वाइन किया। जब वो इसरो पहुँचे तो वहाँ विक्रम साराभाई पहले से ही वहाँ पे काम कर रहे थे। तो विक्रम साराभाई मिस्टर नंबी नारायण के काम से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उनको ऑफ़र दिया कि क्यों ना तुम यूएस जाके किसी अच्छे आईवी लीग कॉलेज से मास्टर्स करो। उसके बाद उन्हें प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल भी गया, जहाँ पर उन्होंने केमिकल रॉकेट प्रपल्शन की डिग्री 10 महीने में करी। जहाँ पर यही डिग्री लोग 3 से 4 साल में कंप्लीट करते हैं, इसी काम को उन्होंने 10 महीने में कंप्लीट किया। इसके बाद नासा में उन्होंने फेलोशिप किया, जहाँ पर उन्हें जॉब ऑफ़र मिला था नासा में जॉब करने के लिए, लेकिन उस जॉब को उन्होंने ठुकराकर उन्होंने इंडिया वापस आना ज़रूरी समझा और उसी इसरो में फिर से काम किया। इंडिया आने के बाद उन्होंने लिक्विड फ्यूल इंजन पे काम किया और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने विकास इंजन को डेवलप किया। इसरो का कोई भी मिशन इस विकास इंजन के बिना कंप्लीट नहीं है। इवन जो चंद्रयान 1 भी गया था उसमें भी यही विकास इंजन यूज़ हुआ था। एज ए सीनियर साइंटिस्ट मिस्टर नंबी क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे थे। क्रायोजेनिक का लिटरल मीनिंग है सुपर कूल टेम्परेचर। इसमें जो फ्यूल होते हैं वो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होते हैं। इसको क्रायोजेनिक टेम्परेचर से बिलो -150 डिग्री पे ठंडा किया जाता है और इसको यूज़ किया जाता है। मिस्टर नंबी ने लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और मिस्टर नंबी बहुत अच्छे से जानते थे लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी की इम्पॉर्टेंस को, इसरो में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। दिस इज़ द रीज़न कि 1992 में इंडिया और रशिया में एक डील हुई। उस डील में ऐसा हुआ था कि रशिया इंडिया को इस टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा 235 करोड़। डील के अकॉर्डिंग रशिया इंडिया को क्रायोजेनिक फ्यूल टेक्नोलॉजी की पूरी जो टेक्नोलॉजी उसको शेयर करेगा, लेकिन यूएस और फ्रांस ऐसा नहीं चाहते थे। यूएस नहीं चाहता था कि इंडिया के पास भी वो टेक्नोलॉजी हो जाए और वो इंडिपेंडेंटली सारे काम करने लग जाए स्पेस के और रिलेटेड टू इसरो। इसलिए यूएस ने रशिया को डील कैंसिल करने के लिए कहा और उस टाइम पर रशिया भी अंडर प्रेशर था, क्योंकि उस समय यूएसएसआर का विघटन हुआ था। तो रशिया कुछ कर नहीं पाया और रशिया ने डील कैंसिल कर दी। उसके बाद इंडिया ने कहा कि चलो ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रहे हो तो कम से कम 4 क्रायोजेनिक इंजन दे दो, जिसको कि खोल कर या देख कर हम खुद बना लेंगे। और रशिया तैयार हो गया। $9 मिलियन में डील हुई। दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट। मिस्टर नंबी ने अपनी बुक में भी कहा है कि यूएस ऐसा नहीं चाहता था, इसके पीछे पूरा यूएस का हाथ है और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का हाथ है। उसके अलावा इंडिया में IB, इंडियन पुलिस, केरला पुलिस और वहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस का भी हाथ है। कुछ इस तरह का केस बनाया गया कि अक्टूबर 1994 में मालदीवियन वुमेन मरियम रशीदा को अरेस्ट किया गया तिरुवनंतपुरम में, ऐसा कह के कि उसके पास इसरो स्पेस के कुछ ड्राइंग्स हैं। उस ड्राइंग्स को उसने अपनी फ्रेंड फौजिया के साथ शेयर किया, जो कि पाकिस्तानी हैं। उन दोनों औरतों को भी अरेस्ट किया गया और इस समय इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे मिस्टर नंबी नारायणन, तो उन पे जासूसी का केस लगा। IB और केरला पुलिस ने मिस्टर नंबी नारायण को अरेस्ट कर लिया। उन पे केस लगाया कि इन्होंने इसरो के ड्राइंग्स और जो भी स्पेस रिलेटेड सीक्रेट्स से वो पाकिस्तान को शेयर किए। उन पे देशद्रोह का मुकदमा चला। उस समय मिस्टर नंबी नारायण अपने करियर के पीक पे थे। 50 दिनों तक उन्हें जेल में रखा गया, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया। 15-15, 20-20 घंटे उन्हें चेयर तक बैठने को नहीं मिलती थी, पानी तक पीने को नहीं मिलता था। कई बार तो कोलैप्स हो गए और हॉस्पिटलाइज भी हुए। इस तरह से उनका फिजिकल और मेंटल टॉर्चर हुआ। उनकी वाइफ और बच्चों को सोशली डिस्कार्ड कर दिया गया, बात बात पे ह्यूमिलेट किया गया। उनकी वाइफ जब मंदिर जाती थी तो पंडित उनको प्रसाद देने से मना कर देते थे। कई बार ऐसा हुआ कि वो रिक्शे में बैठी हैं और अगर उन्हें पता चलता ड्राइवर को कि वो नंबी नारायण की वाइफ हैं तो 1-2 बार उनको बीच रास्ते में उतार दिया गया। तो इस तरह का ह्यूमिलेशन हुआ, वो भी गलत चार्जेस पे। अप्रैल 1996 में ये केस CBI के पास गया।
सीबीआई ने जब इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो स्ट्रेट आउट रिजेक्ट कर दिया कि जितने भी इन पे आरोप लगे हैं, जो भी एलिगेशंस लगे हैं, वो पूरे के पूरे गलत हैं, इनको डिसमिस किया जाए। फाइल बंद कर दी गई। लेकिन केरला गवर्नमेंट ने फिर से इस फाइल को ओपन करवाया, यह कहकर कि केरला की पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, री इन्वेस्टिगेट करेगी। 1998 में मिस्टर नंबी सुप्रीम कोर्ट गए। इन्वेस्टिगेशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके सारे केस को डिसमिस किया और केरला गवर्नमेंट को 1 लाख कॉम्पनसेशन के लिए कहा। 1999 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC ने स्ट्रिक्टली केरला गवर्नमेंट को कहा है कि 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए मिस्टर नंबी नारायण को, उनकी फैमिली को, जो उनके साथ मेंटल और फिजिकल टॉर्चर हुआ है, जिसको ये केरला गवर्नमेंट ने स्ट्रेट आउट मना कर दिया। 2013 में एक बार फिर से मिस्टर नंबी नारायण सुप्रीम कोर्ट गए उन पुलिस वालों के अगेंस्ट में जिन्होंने कि उन पे गलत केस लगाए थे, झूठे केस लगाए थे, उनको अरेस्ट किया था और उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया था। 3 लोगों की एक SIT कमेटी बनी और इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये तीनों पुलिस वाले गिल्टी पाए गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट को 50 लाख रुपए देने को कहा मिस्टर नंबी नारायण के लिए। सो कॉल्ड एस्पियोनेज केस जो उन पे लगाए गए थे वो CBI ने भी रिजेक्ट किया, डिसमिस किया, CJM कोर्ट ने भी डिसमिस किया, हाई कोर्ट ने भी डिसमिस किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस किया। इस तरह से जितने भी उन पे केस लगाए गए तो सब झूठे थे, फैब्रिकेटेड थे। 1994 के इस केस के बाद इसरो की स्पीड को ब्रेक लग गया। करीब 20-22 साल लगे क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी को बनाने में। इस तरह से इंडिया 20-22 साल पीछे हो गया दूसरी कंट्रीज़ के। इस पूरे केस में इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जो कि शो करता है कि इंडिया तब भी उनका कॉम्पिटिटर था और आज भी इनका कॉम्पिटिटर है। लेकिन सोचने वाली बात है कि कैसे इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे हमारी गवर्नमेंट भी काम कर सकती है, हमारी पुलिस भी काम कर सकती है और अपने हीरोज़ को टारगेट कर सकती है, उनको टॉर्चर कर सकती है। फाइनली 2019 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। लेकिन इसके पीछे जो उनके 20-22 साल निकले हैं, जब उनको देशद्रोही कहा गया, उनके बच्चों को ह्यूमिलेट किया गया, टारगेट किया गया, उस दर्द को, उस टाइम को कैसे कंपनसेट किया जाएगा। थैंक्स टू मिस्टर R माधवन जिन्होंने इस मूवी को बनाया और इस मूवी के थ्रू हमें सच्चाई पता चलेगी। इस मूवी के देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कौन कौन हाथ थे। फ्रेंड्स प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी। उनके साथ जो कुछ भी उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस मूवी के देखने के बाद वी कैन रियली थैंक हिम एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री।